It's the most beautiful place I've ever been in all my life. I really appreciate being here, being able to work under Father's direction. जिम जोनस, एक ऐसा नाम जो दुनिया में तभी सुनाई दिया जब एक जंगल के बीचों बीच करीब हजारों लोगों की लाशें जमीन पर बिखरी मिली। वह मंजर इतना भयावह था कि पूछो मत। ये मॉडर्न हिस्ट्री का ऐसा इंसिडेंट था जहां एक साथ इतने लोगों ने अपना देह त्याग दिया था, वो भी अपनी स्वेच्छा से। एक साधारण सा लड़का जिसके पास ना कोई धन दौलत थी, ना कोई ताकत थी और ना ही किसी बड़े अधिकारी के पास कोई पहुंच थी, लेकिन फिर भी अपनी आखिरी दिन तक उसने हजारों लोगों को अपनी बातों में इस तरीके से उलझा लिया था कि वे लोग अपना देह त्यागने के लिए राजी हो गए थे उसके लिए, और त्यागे भी। Poverty that is reaping at our very doors in every city. सिर्फ और सिर्फ उसके कहने मात्र पर, उसके एकमात्र इशारा पे। आखिर कैसा रहा होगा वो पल जब ये सब कुछ हो रहा था। एक ऐसी कहानी जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और शायद यकीन करना भी मुश्किल हो जाए कि कैसे एक साधारण इंसान को लोगों ने भगवान बना दिया था। यह कहानी है बड़े ही चालाकियों से की गई दिमागी कब्जे की। How long would you like to stay? Forever. कब्जा इतना जटिल था कि सारे लोगों ने अपना सुध बुध सब कुछ जोन्स के हवाले सौंप दिया था। कौन था वो साधारण सा जिम जोनस जिसे लोग भगवान बना दिए थे, और आखिर उसने अकेले अपने दम पर एक साथ हजारों लोगों को अपना प्राण त्यागने के लिए राजी कैसे किया? चलो जानते हैं इस केस को। यह कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के इंडियाना से। तारीख थी 13 मई 1931 जब जेम्स वारन जोन्स का जन्म हुआ था। उसका जीवन काफी विरोध से भरा हुआ था। उसके पिता वर्ल्ड वॉर 1 के एक वेटरन थे जो अपंग हो चुके थे, बेसिकली डिसेबल्ड हो गए थे, और उसकी माँ को यकीन था कि उसका बेटा जरूर कुछ अलग करेगा, कुछ बड़ा करेगा। और जिम जोनस बचपन से ही अलग था, अ लिटिल वियर्ड टाइप ऑफ किड। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, खुश रहते थे, तो जिम शांत रहता था, पर वो सिर्फ शांत नहीं था, वो कुछ ताकतों से आकर्षित था। एक छोटी सी उम्र में उसने वो चीज देखी जो लोगों को अपने वश में कर सकती थी। पता है क्या? कैन यू गेस इट? रिलीजन, धर्म। उन सबसे बड़ी बात, कंट्रोल। उसकी नजर बस यही देखती थी कि धर्म कैसे लोगों को कंट्रोल कर रहा है। उसने चर्च के प्रीचर्स को बड़े ही ध्यान से नोटिस करना शुरू किया। उनका स्टाइल, उनका बोलने का अंदाज, उनकी आवाज जो पूरे हॉल को चुप करा देती थी उनके मात्र एक इशारे पे। ये सब कुछ उसने अपने दिमाग में बिठा लिया था, जैसे कि उसने कोई डेटा को अपने हार्ड ड्राइव में स्टोर कर लिया हो। एवरी कॉमा, एवरी पॉज, सब कुछ उसने स्टोर कर लिया था अपने दिमाग में। पर यह सिर्फ एक पागलपन नहीं था, बल्कि इस पागलपन के पीछे कुछ और ही था, कुछ अंधेरा, कुछ डार्क सा। जिम जोन्स को मौत से भी बहुत आकर्षण था। वो मौत से काफी प्रभावित होता था, वो मौत को समझना चाहता था, और बचपन में ही जिम ने मौत को समझना शुरू कर दिया था। लोगों का बोलना था कि वो छोटे छोटे जानवरों का फ्यूनरल करता था। कभी कभी जो जानवर खुद मर जाते थे उनका, तो कभी कभी जो जिम के हाथों मारे जाते थे उनका भी। सोचिए जरा, एक छोटा लड़का जो अपने दोस्तों को दिखाता था कि इंसान दुख में कैसे रिएक्ट करता है, और ये सब सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि वो समझना चाहता था कि दर्द का असली मतलब क्या होता है। व्हाट डज पेन रियली मीन? आपको क्या लगता है? क्या ऐसे ही शुरू होती है पागलपन की कहानी? कमेंट में बताएं। जैसे जैसे जिम बड़ा होता गया, उसकी पागलपन रिलीजन और पावर के लिए और गहरी होती चली गई। पर अब सिर्फ क्रिश्चियनिटी नहीं, अब वो कार्ल मार्क्स और जोसेफ स्टालिन जैसे नामों को पढ़ने लगा था, उनके बारे में जानने लगा था। रिलीजन उसके लिए एक रास्ता था, धर्म उसके लिए एक रास्ता था, एक गेटवे था, ऐसे लोगों को जोड़ने का रास्ता जो खुद को सोसाइटी में कमजोर समझते थे, दबे कुचले समझते थे, और जिम को वैसे लोग ही चाहिए थे। सिर्फ जरूरत ही नहीं, वो उनका मालिक बनना चाहता था, उनका भगवान बनना चाहता था। और आप सोच भी नहीं सकते कि आगे क्या होता है। बड़ी उम्र तक पहुंचते पहुंचते जिम जोनस ने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया था। उसने सोचा था कि वो एक ऐसी जगह बनाएगा जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक आंदोलन बनेगा, एक क्रांति बनेगा, जिसका नाम होगा द पीपल्स टेम्पल। एक ऐसा मंदिर, एक ऐसी जगह जहाँ रंग भेद, जात पात, कोई खास पहचान कोई मायने नहीं रखती थी। और पीपल्स टेम्पल के इस नियम से लोग आकर्षित भी होते थे और लोग जुड़ने भी लगे थे। उन लोगों ने देखा कि हमारी तरह ही दिखने वाला इंसान जो सच में हमारी परवाह कर रहा है। पर क्या वो सच में परवाह करता था? आगे जानेंगे। जिम जोन्स ने जब 1950s में इंडियानापोलिस में जब अपने चर्च की शुरुआत की, तब उसके भाषण में एक नया रंग था, एक नया अंदाज था, एक भाईचारे का रंग था, एक
एक समानता का रंग था। was becoming. Poverty that is reeking at our very doors in every city. काले गोरे को एक साथ बैठने की अनुमति थी, मतलब कोई भेदभाव नहीं था। ऐसा सपना दिखाया गया था लोगों को। पर जो लोग जिम को मानते थे उन्हें भनक तक नहीं था कि वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। वो स्टेज पे चढ़कर लोगों की बीमारियां ठीक करता था। करेक्शन, वो अपने ही लोगों के साथ ये एक्ट परफॉर्म करता था कि वो उनका इलाज कर दिया है अपनी बातों से, अपनी शक्तियों से। कई लोगों ने उसके इस मिरेकल्स को देखे भी थे, बीमारों का ठीक होना, अंधों का देख पाना और लंगड़ों का चल पाना तक। पर ये सब एक झूठ था, एक नौटंकी थी, क्योंकि सभी मिरेकल्स प्लांटेड थे। पर जिम को पता था कि जब लोग विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो उनका विश्वास तोड़ना असंभव हो जाता है। और आप हर जगह देख सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं ऐसे फेक बाबा, ऐसे फेक मौलवी को, ऐसे फेक पादरी को। हर एक धर्म में आपको धर्म के नकली ठेकेदार मिल जाएंगे जिस पे लोग आंख बंद करके भरोसा भी करते हैं। इतना भरोसा कि उनके लिए वे लोग दंगा फसाद करने तक तैयार हो जाते हैं सिर्फ एक इशारों पे। एंड टेल मी वन थिंग, जिसका जिक्र आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा विश्वास इतना गहरा हो सकता है कि लोग अपनी जान तक दे दें? व्हाट डू यू थिंक? 1970 तक जिम जोनस अपने सारे लोगों को कैलिफोर्निया शिफ्ट कर देता है, फिर सैन फ्रांसिस्को और फिर लॉस एंजलिस। ये सारा कुछ बस कुछ ही सालों के अंतराल में हो रहा था। अब जिम के पास बहुत सारे पैसे भी थे जो चैरिटी और डोनेशन वगैरह से आए थे। ताकत थी उसके पास, और सबसे बड़ी चीज अनक्वेश्चनिंग लॉयल्टी थी उसके पास। मतलब उसके जो भी मुराद थे, भक्त थे, वो उनकी भक्ति में अंधे थे, वो अंधभक्त थे। हाँ, अंधभक्त थे। उसके लिए लोग अपनी जान देने को तैयार थे। पर जिम को अभी भी भरोसा नहीं था। उसने अपने ही लोगों को टेस्ट करना शुरू किया। अब उसके कैंप में हर रात एक रिचुअल्स होने लगा था और उसका नाम ही रखा था व्हाइट नाइट्स। उस ड्रिल में रात को लोगों को बुलाया जाता था, एक ड्रिंक दी जाती थी और बोला जाता था कि ये जहर है, और लोग बिना सोचे समझे पीते भी थे। और जब उन्हें बताया जाता था कि ये सिर्फ एक टेस्ट है तो वे लोग रोते थे, भक्ति में रोते थे। आई मीन हु वांट्स टू डाई, लेकिन ये भक्त लोग मरने के लिए भी तैयार थे। और जिम जोन्स का ये तरीका था कि उसका प्लान सही चल रहा है कि नहीं, लोगों की जान को अब वो कंट्रोल कर रहा था। अच्छा, टेल मी वन थिंग, तो आप क्या सोचते हो कि जिम जोन्स सिर्फ एक प्रीचर था या कुछ और? पर जिम जोन्स के सपने यही नहीं रुकते थे। उसके दिमाग में एक और सोच थी, एक और प्लान था। उसे एक ऐसी जगह बनाना था जहाँ कोई उससे कुछ पूछ ना सके, कोई उस पर सवाल ना कर सके, मतलब कोई उस पर उंगलियां ना उठा सके। और तब उसने अपने सपने का नाम दिया जोन्स टाउन। द पीपल्स टेम्पल अब जोन्स टाउन बन गया था। लेकिन कागज पर अभी भी द पीपल्स टेम्पल ही था। जोन्स टाउन गुआना के जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में था। एक ऐसी जगह जहाँ कोई जर्नलिस्ट नहीं, कोई सरकारी ऑफिसर नहीं, कोई अथॉरिटी के लोग नहीं, सिर्फ जिम जोन्स और उसके लोग। पर जब लोग गुआना पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये कोई स्वर्ग नहीं है, बल्कि एक कैद खाना था, एक डिटेंशन कैंप था। वहाँ के सारे लोगों से दिन भर कड़ी मेहनत कराया जाता था और फिर रात भर जिम जोन्स की स्पीचेस सुननी पड़ती थी। किसी को कोई आजादी नहीं थी। जिम जोन्स अब सिर्फ प्रीचर नहीं था, बल्कि एक डिक्टेटर बन चुका था जो हर एक लोगों को कंट्रोल कर रहा था। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जोन्स टाउन में जो हुआ था वो दुनिया कभी नहीं भूल सकती है, कभी भी नहीं। और आगे जो आप सुनोगे उस पर शायद आपको भी यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। जिम जोन्स ने अपने फॉलोअर्स को एक सपना दिखाया था कि वो एक ऐसी जगह बनाएगा जहाँ ना कोई भेदभाव होगा, ना गरीबी होगी और ना ही कोई दुख होगा। पर जब वे सारे लोग जोन्स टाउन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये सिर्फ एक सपना नहीं, एक दिखावा ही था। जंगल की बेहिसाब गर्मी, भूख और थकान उनका स्वागत कर रही थी। रोज सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत कराया जाता था, खेतों में काम करने से लेकर मकान बनाने तक, और उन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। ये धीरे धीरे और बढ़ता चला गया था। और सोचो जरा, हर कोने में स्पीकर्स लगे हुए थे जिनमें सिर्फ और सिर्फ जिम जोन्स की आवाजें गूंजती थी। ऐसा बोला जाता था कि तुम्हें सिर्फ मुझे ही सुनना है। I've never lied to you. I never have lied to you. मुझे ही मानना है। एक और बात, दिन हो या रात कोई अकेले नहीं रह सकता था, किसी को अकेला रहना अलाउड नहीं था। अब सब कुछ जिम के कंट्रोल में था, पूरा जोन्स टाउन जिम के कंट्रोल में था। उसके एक इशारे से सब कुछ हो रहा था। जोन्स टाउन में लोग अब डरे हुए थे, सहमे हुए थे। जो लोग जिम की बात नहीं मानते थे उन्हें सजा भी मिलती थी। जिम जोन्स ने अपने ही लोगों पर डर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपने काबू में कर लिया था। और इन सब में सबसे खतरनाक था उसका व्हाइट नाइट वाला टेस्ट।
पर असल में टेस्ट नहीं था। ये एक दिमाग को कंट्रोल करने का तरीका था जो वो लोगों पर अप्लाई करके करता था। जिम जोन्स अब पूरी तरीके से पैरानोइया का शिकार हो चुका था। हर जगह उसे दुश्मन दिखाई देते थे। मीडिया, सरकार और अपने ही लोग उसे दुश्मन लगते थे। वो हर एक लोगों पर शक करता था। उसे लगता था कि कोई उसका राज खोल देगा और वो पकड़ा जाएगा। यही डर उसे हमेशा सताते रहता था। और फिर तब उसने एक फैसला लिया, एक अंतिम फैसला। यूनाइटेड स्टेट्स में जिम जोन्स के फॉलोअर्स के परिवार वालों ने सरकार से मदद मांगी। उन लोगों ने बोला कि उनके अपने परिवार वाले जोन्स टाउन में फंसे हुए हैं, वो वहाँ पे ट्रैप्ड हैं और वे लोग वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। तब कांग्रेसमैन लियो रायन ने फैसला लिया कि वो खुद जोन्स टाउन जाएगा और देखेगा कि ये लोग वाकई में फंसे हुए हैं या अपने मर्जी से वहाँ पे रह रहे हैं। लियो रायन एक अमेरिकी पॉलिटिशियन था। तारीख थी नवंबर 17, 1978। कांग्रेसमैन रायन कुछ रिपोर्टर्स और कुछ परिवार के लोगों के साथ जोन्स टाउन पहुंचते हैं। जिम जोन्स ने उनका भव्य स्वागत किया, दिखावा किया जैसे सब कुछ ठीक है। म्यूजिक से, डांस से और एक बड़े भोज से कांग्रेसमैन का दिल जीतने की कोशिश की गई। लेकिन उसी रात को कुछ लोगों ने चुपके से रिपोर्टर्स को चिट्ठियां दी और उसमें लिखा था कि हमें यहाँ से निकालो, हम कैद हैं यहाँ पे, वी आर ट्रैप्ड। और अगले ही दिन सुबह तक सच्चाई बिल्कुल खुल चुकी थी। कांग्रेसमैन रायन ने जिम जोन्स से कहा कि जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं वो उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन उसी वक्त जिम जोन्स के चेहरे की मुस्कुराहट मानो गायब सी हो चुकी थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी जो खुलेआम दिख रही थी, मौत का डर। फिर जब कांग्रेसमैन रायन और कुछ लोग एयर स्ट्रिप की तरफ बढ़ रहे थे और उन्हें लगा कि वे लोग अब सुरक्षित हैं, लेकिन उसी वक्त उस घने जंगल से जिम जोन्स के गार्ड्स आते हैं, हाथों में बंदूक के साथ। और फिर शुरू होती है गोलियों की बरसात। सबसे पहले कांग्रेसमैन रायन को मारा जाता है, उसके बाद रिपोर्टर्स को और उन लोगों को भी जो लोग रायन के साथ भाग रहे थे। जंगल में सिर्फ खून और चीखों की आवाज गूंज रही थी। अब तक जो आपने सुना और जो हुआ ये कुछ भी नहीं था, ट्रस्ट मी, ये कुछ भी नहीं था। लेकिन अब जो होने वाला था कसम से भयावह है। सुनो, अब जोन्स टाउन में जिम जोन्स अपना अंतिम आदेश देता है। उसी दिन If we can't live in peace, then let's die in peace. साइनाइड और फ्रूट जूस का एक बड़ा कंटेनर लाया जाता है और सबको फोर्सफुली एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और उन्हें एक छोटे छोटे कप में उस जूस को दिया जाता है जिसमें साइनाइड मिला हुआ था। और फिर बोला जाता है कि वक्त आ गया है दोस्तों, वो आखिरी घड़ी का। अगर अभी हम लोगों ने ये कार्य नहीं किया तो सरकार के नुमाइंदे हम लोगों को इतना टॉर्चर करेंगे, इतना टॉर्चर करेंगे कि आप लोग सहन नहीं कर पाएंगे और अब तक की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। फिर इस बात के बाद बहुत से लोग राजी भी हो जाते हैं और कुछ लोग राजी नहीं भी होते हैं। फिर वो लिक्विड पिलाने की शुरुआत बच्चों से की गई थी और उस पूरे कैंप में, उस पूरे भीड़ में करीब 300 के आसपास बच्चे भी थे। कोई 1 साल का था तो कोई 8 साल का तो कोई 6 साल का। एक 2 साल के बच्चों को उसके माँ बाप द्वारा वो खतरनाक जूस पिलाया जाता है। माओ ने अपने ही बच्चों को पिला दिया था और उसके बाद खुद भी पी लिया था। मानो ऐसा लग रहा था कि सब लोग सो रहे हैं, जैसे किसी मेडिटेशन कैंप में सब लोग सो रहे हों। बिल्कुल इस तरीके का सीन हो गया था। पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो चुका था और जो लोग उस प्याले को पीने से मना कर रहे थे उन्हें बंदूक की नोक पर पीना पड़ा था। जो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें जंगल में ही गोली मार दी जा रही थी। घने रात के अंधेरे में करीब 900 से ज्यादा लोगों की सांसें एक साथ थम गई थी। उन लोगों ने एक नकली पादरी के कहने पर अपना और अपने बच्चों का देह त्याग दिया था, प्राण त्याग दिया था। और जिम जोन्स, उसने खुद जहर नहीं पिया, उसने अपने ही सिर में गोली मार ली या किसी को बोलकर अपने ही ऊपर गोली चलवा ली थी। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया था। करीब 900 से ज्यादा लोग जमीन पर लेट चुके थे। वे सारे लोग जो पीपल्स टेम्पल में रह रहे थे और जिम जोन्स के भक्त थे वे मारे गए थे। ये इतिहास के सबसे बुरे और घिनौने घटना में से एक है और भयावह भी, जहां एक साथ इतने लोगों ने अपने स्वेच्छा से प्राण त्याग दिया था। और फिर अगले दिन जब सरकारी अधिकारी जोन्स टाउन पहुंचे तो उन सारे लोगों का होश उड़ गया था। उन्होंने देखा कि 900 से ज्यादा लोगों की लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी हैं। माओ के हाथों में उनके बच्चे थे पर दोनों शांत थे, स्थायी नींद में डूबे हुए थे। पूरा जगह बिल्कुल सन्नाटा था। जिम जोन्स का शव कुर्सी पर पड़ा था, उसके सिर पे गोली का निशान था। लुक, जोन्स टाउन सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह दिखाता है कि कैसे एक इंसान अपने शब्दों से, डर से और विश्वास से लोगों की जिंदगी पर कब्जा कर सकता है। और ये आपको हर एक धर्म में मिल जाएगा। और अगर आपको भरोसा ही करना है तो खुद पर करो, या फिर अगर ईश्वर में मानते हो तो सिर्फ उन पर ही भरोसा करो, ना कि उनके नकली
ठेकेदारों पर। कुछ सवाल हैं, क्या हमने ऐसे इतिहासों से कुछ सीखा है अभी तक या नहीं, और क्या आज भी कहीं कोई जिम जोन्स हमें अपनी बातों में उलझा रहा है? अपने विचारों को कमेंट में जरूर प्रकट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थी आज की केस स्टडी। बाय।